नमस्कार, मैं डॉक्टर आर एम जोशी। आज के इस वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो ये वेबिनार है, इसका जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है और चिंताजनक है। लेकिन दुर्भाग्यवश ज़्यादातर अभिभावक, माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स या दादा दादी वो सब इस बात से वाकिफ नहीं हैं, इस बात से पूरी तरह से बेखबर हैं कि आज जो है, आज के इस परिप्रेक्ष्य में भारत के बच्चे भी अस्वस्थ हो रहे हैं। आइए आज हम देखते हैं कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। अब जब कभी भी बच्चों का मेडिकल चेकअप करते थे, और अब शायद लोग करते होंगे, तो हम कभी भी इस बात की जांच नहीं करते थे कि बच्चों को बीपी का या ब्लड शुगर का जांच कभी होती नहीं थी। और ये माना जाता था कि बच्चों में और 20 यहाँ तक कि 20 से 25-30 साल के लड़कों में भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और एज ए डॉक्टर हम बच्चों में ज़्यादातर समय हाइट, वेट, विजन या कोई डेफिशिएंसी बीमारी हो, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, इसके बारे में ज़्यादा चिंतित रहते थे। लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा चीज़ें बदल रही हैं। आज की डेट में ये जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनका प्रकोप अब बच्चों में भी शुरू हो गया है। और ये मैं एक हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये भारत सरकार के आंकड़े और विभिन्न शोध पत्रों द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं। आइए देखते हैं। अब एक अपोलो हॉस्पिटल का एक डाटा है जिनमें उन्होंने पाया कि जिन बच्चों का उन्होंने मेडिकल चेकअप किया था, उसमें करीब 19% बच्चे ओबेस थे या ओवरवेट थे। 17% बच्चों को प्री डायबिटीज थी और 14 से 17 साल की उम्र में करीब 6% बच्चे ऐसे थे जिन्हें हाइपरटेंशन था। अब हाइपरटेंशन में अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। तो एक अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130 से 140 के बीच में हो तो उसको बोलते हैं ग्रेड 1 हाइपरटेंशन। और अगर 140 से 150 के बीच में हो या 140 से ज़्यादा हो तो उसे बोला जाता है ग्रेड 2 हाइपरटेंशन। तो इस तरह से ये बच्चे जो हैं, इन बच्चों को ग्रेड 1 और ग्रेड 2 हाइपरटेंशन पाया गया। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के एक शोध पत्र में यह बताया गया कि 10 से 12 साल के बच्चे जो थे, 35% बच्चे उनको हाइपरटेंशन पाया गया। और 13 से 19 साल के जो बच्चे थे उनको 25% लोगों को हाइपरटेंशन पाई गई। तो अगर इन आंकड़ों को हम फिगर्स में बदल दें तो इस वक्त देश में कम से कम 6.9 करोड़ या करीब करीब 7 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ग्रेड 1 या ग्रेड 2 हाइपरटेंशन की बीमारी हो है। इंडियन पीडियाट्रिक्स में एक शोध पत्र के अनुसार करीब करीब 22% बच्चों में फैटी लीवर पाया गया। और जो बच्चे ओवरवेट थे उनमें करीब करीब आधे बच्चों को ये बीमारी थी। लेकिन जो बच्चों का वेट नॉर्मल था उनको भी करीब उनके 18% बच्चों को फैटी लीवर की समस्या थी। तो इस तरह से भारतीय बच्चे अब धीरे धीरे अडल्ट्स या वयस्कों की तरह ही अस्वस्थ हो रहे हैं। अगर इस जो आंकड़े मैंने आपको बताए इनको अगर हम फिगर्स में पूरा एक तरह से इनकी समरी या एक सारांश निकालें तो इस वक्त देश में करीब 5.5 करोड़ बच्चों को फैटी लीवर की बीमारी है। करीब करीब 7 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप की बीमारी है। 4.8 या करीब करीब 5 करोड़ बच्चों को मोटापे की बीमारी है। 3.5 करोड़ या 3.8 करोड़ लोग बच्चों को प्री डायबिटीज है। और करीब करीब 2.5 करोड़ बच्चों को डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी है। और इस वक्त हमारे देश में करीब करीब जो बच्चे 13 से 19 साल के हैं उनकी संख्या करीब करीब 25 करोड़ के आसपास है। अब ज्यादातर माँ बाप इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं
कि उनका बच्चा भी एक हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। उनके बच्चों को भी ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब जितनी जल्दी ये बीमारियां होंगी उतना ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि आज की डेट में हम मानते हैं कि ये जब बच्चे बड़े होंगे या आज के जो भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग करीब करीब 90 साल से ज़्यादा जी लेते हैं। सो पुराने ज़माने में ये बीमारी करीब 70 साल में शुरू होती थी। तो आदमी को उस बीमारी से सिर्फ 20 साल का एक्सपोजर होता था और इस 20 सालों में जो कॉम्प्लिकेशंस होते थे वो बहुत कम होते थे। उसका काम आराम से चल जाता था। उसके बाद धीरे धीरे ये बीमारी और कम उम्र में शुरू हो गई और आज जो हमारी जनरेशन है उनको करीब करीब 50 साल के बाद ये बीमारी शुरू हो गई। तो ऐसे लोगों को करीब 40 साल तक इन बीमारियों से जूझना पड़ेगा और इन 40 साल में हो रहे कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा। लेकिन कॉम्प्लिकेशन थोड़े बहुत ज़्यादा होंगे 70 साल के मुकाबले, लेकिन होंगे ज़रूर। अब अगर यही बीमारी 30 साल में हो जाएगी तो उस आदमी को 50 साल तक बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़ेंगे। तो जितना ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन, उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, उतने सीवियर कॉम्प्लिकेशन और उतने जो है हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल बिल, अगर हम उस कॉम्प्लिकेशन से होने वाले दर्द परेशानी को हटा दें तो भी। अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि हार्ट अटैक्स, अभी यंग लोगों में हार्ट अटैक्स की समस्या बहुत बढ़ गई है। किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस जो है वो डायबिटीज जो है वो ब्लाइंडनेस का एक बहुत बड़ा कारण है। लीवर फेलियर और अर्ली डेथ, इनकी संख्या बढ़ेगी। अब बहुत सारे लोग किडनी के जिनको जिनको डायबिटीज है वो ये नहीं जानते हैं कि किडनी डैमेज, यानी कि किडनी में जो डैमेज होना शुरू हो जाता है वो 10 साल अगर डायबिटीज हो तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा डैमेज शुरू हो जाता है। और डायबिटीज़ में आंखों के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो 3 से 6 साल की जो डायबिटीज़ की उम्र है उसमें शुरू हो जाते हैं। लीवर फेलियर भी, अगर फैटी लीवर 10 साल से ज़्यादा के उसकी जो ड्यूरेशन है तो उसमें लीवर फेलियर भी बढ़ सकता है। और आज के ज़माने में बच्चों में या यंग एडल्ट्स में मैं कहूँगा जिनकी उम्र 30 से 40 साल है, उनमें हार्ट अटैक और ब्लॉकेजेस, इनकी समस्या काफ़ी बढ़ गई है। आज जो है 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में ऐसे लोगों को स्टेंट लगना बहुत ही आम बात हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब क्यों हो रहा है? आफ्टर ऑल इसका कोई ना कोई कारण होगा। अब ज्यादातर डॉक्टर इसे एक लाइफस्टाइल डिजीज मान के बस वहीं बात खत्म हो जाती है कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। अब कोई नहीं बताता कि ये कौन सी लाइफस्टाइल है जिनके कारण ये बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। तो सबसे बड़ा कारण आज जो है वो हमारा भोजन है। आज की डेट में इस भोजन के कारण ही डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां बच्चों में भी हो रही हैं। आज का जो खाना हम खाते हैं ये बहुत ही पुअर क्वालिटी, यानी कि इसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ही खराब है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। आप बाजार जाइए, आपको हज़ारों प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे जो आप इनफैक्ट आपको चुनना मुश्किल हो जाएगा कि मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। और आज जो है हमारा भोजन, मैं कह सकता हूं कि नंबर 1 किलर है। ये भोजन जो है करीब करीब 75% इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन बीमारियों को जन्म देने में। अब 20% जो है वो लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा समय इनएक्टिविटी में गुजारते हैं। स्कूल में चले गए, वहाँ इनएक्टिविटी, घर में आए, खेलने की बजाय वो वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हैं, टीवी देखना पसंद करते हैं और सोशल मीडिया को ज़्यादा पसंद करते हैं। और सिर्फ 5%, कुछ और कारण भी हैं जिन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान लोग कहते हैं कि इसकी वजह से हो रहा है, जैसे कि वाटर पोल्यूशन और जो हम हवा जो सांस लेते हैं वो पोल्यूटेड है। कुछ लोग माइक्रो प्लास्टिक्स को भी आजकल बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानने लगे हैं। और ये बहुत एक कहना आम बात हो गई है कि बच्चों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है और उसी स्ट्रेस की वजह से लोग कहते हैं कि ये सारी बीमारियां हो रही हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि आफ्टर ऑल
खाने के कारण ये सब क्यों हो रहा है? अब जो आज के ज़माने में ऐसी चीज़ों का प्रचलित बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिन्हें मैं कहता हूं कि वो एक धीमा जहर है, यानी कि स्लो पॉइजन्स हैं। जैसे ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर हो या चीनी हो, मैदा से बने हुए प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा नमक से वाले प्रोडक्ट, और जो भोजन जो है जो रिफाइंड ऑयल और वनस्पति घी में बने हुए हैं, और जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल्स या फूड प्रिजर्वेटिव्स हों। तो इन 5 चीज़ों को मैं कहता हूँ ये हमारे भोजन में शामिल ग्लोरीफाइड जो हैं धीमे जहर हैं। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें 6 प्रकार के विष के बारे में मैंने बताया है जो हमारा जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अब होता इनसे ऐसा क्यों होता है, चलिए थोड़ा बात इनके बारे में भी कर लेते हैं। जैसे शुगर यानी कि चीनी और मैदा वाले जो भी हम पदार्थ खाते हैं, इनसे बहुत जल्दी एक शुगर स्पाइक पैदा होती है। अब ये शुगर स्पाइक के बहुत होने की वजह से बहुत सारे नुकसान हमारे शरीर में होते हैं। जैसे कि पहला जो उसका इफेक्ट होता है वो एक इंसुलिन रेजिस्टेंस है। मैं शुगर स्पाइक या बहुत ज़्यादा शुगर से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार पूर्वक आज के इस वेबिनार में नहीं कर पाऊंगा। जिन लोगों को शुगर और मैदा से होने वाले नुकसान के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए वो मेरा वीडियो कार्ब्स आर मेकिंग अस सिक ज़रूर देखें, और उन्हें पता चलेगा कि शुगर और मैदा इनसे हमारे शरीर में कितना अधिक नुकसान होता है। अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो जो है शरीर में एक इन्फ्लेमेशन भी पैदा करती है। दूसरी तरफ अगर हम रिफाइंड ऑयल, वनस्पति या प्रिजर्वेटिव वाले चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो उनसे एक शरीर में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, और इन दोनों के मिले जुले असर से आज दुनिया भर में डायबिटीज, हार्ट अटैक, थायराइड प्रॉब्लम, इनफैक्ट आप जितनी प्रॉब्लम इस वक्त मॉडर्न जमाने की हैं उनको आप इन इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन से जोड़ सकते हैं। और इन्हीं का नतीजा है कि 15% स्कूली बच्चे प्री डायबिटिक हैं, 8.5% बच्चे जो है ओबेस हैं, और 2030 तक ये माना जाता है कि भारत में करीब दुनिया के 11% जो हैं ओबेस बच्चे हमारे ही देश में होंगे। तो अगर किसी भी भोजन में शुगर, मैदा और रिफाइंड ऑयल हो तो ये जो है एक डेडली कॉम्बिनेशन है, यानी कि एक करेला दूजे नीम चढ़ा। आइए अब इन चीजों से बने हुए चीजों को जो मार्केट में मिलती हैं हम बोलते हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड, या आम भाषा में उसको हम बोल देते हैं जंक फूड। तो मैं आपको एक छोटा सा एक रिपोर्ट दिखाता हूं जो फर्स्ट पोस्ट में आई थी अल्ट्रा प्रोसेस फूड के बारे में। तो चलिए पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। Junk food is the menace, or what scientists like to call ultra-processed food, UPF. They've given it a scary name to command the seriousness that junk food deserves. But before I get to the dark, worrying stuff, what is ultra-processed food? It includes food that has undergone multiple industrial processes. In simpler terms, food that has been beaten to a pulp and bathed in flavors, colors, and other additives. It is ready to eat and looks absolutely delicious. Your burgers, chips, chocolates, fizzy drinks. These are the obvious examples. But even baked goods, protein bars, cereals, and yogurts are part of this list. Yes, they're mouth-watering, but it's a scam. Because this food is seriously unhealthy, and you already know that. For years, studies have linked ultra-processed food, or UPF, to poor health. It is high in added sugar, fat, and salt. It is low in vitamins and fiber. So you know that junk food is coming for your waistline. But I'm here to tell you that it's doing way more.
For the first time, an international team of researchers has held an umbrella review. This is a broad assessment. They studied almost 10 million people to understand how UPF, or ultra-processed food, affects the human body. This is the world's largest review of its kind, and here's what it found. UPF is directly linked to 32 diseases. This is not how I want to end a Friday or begin a new month, but I want you to picture something. Think of the worst thing that can happen to your health. Think of any parameter: mental, respiratory, cardiovascular, gastro, metabolic, cancer, mortality. Junk food poorly affects all of this. It increases risks of all kinds of problems: obesity by 66%, cardiovascular disease by 50%, type 2 diabetes 12%. Mental disorders by 53%, depression by 22%. It is also linked to asthma and cancer and increases the risk of death by 21%. These numbers are disconcerting. But people love their burgers and pizza. सबसे पहले थैंक यू विवाली ने कार्ब्स आर मेकिंग अ सिक का जो वीडियो है उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप सब बाद में इस वीडियो को अवश्य देखें और चीनी से होने वाले या शुगर या मैदा से होने वाले जो नुकसान हैं हमारे शरीर में, उनके बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अब जब हम कभी बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ज़्यादातर रेस्टोरेंट में जाने के बाद जो खास तौर पे जो फेमस रेस्टोरेंट्स हैं उनमें हम एक हैप्पी मील लेते हैं जिसमें एक कोल्ड ड्रिंक होता है, एक फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं और एक बर्गर होता है। अब अगर कंपोनेंट की दृष्टि से देखें तो इसमें चीनी है, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है, बर्गर में बहुत ज़्यादा मैदा होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और जो फ्रेंच फ्राई है वो वनस्पति से होने वनस्पति वाले घी जो है वनस्पति घी है या रिफाइंड ऑयल्स उनसे बनता है। तो ये एक तरह से सारे चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड है और बहुत ही डेडली है। ये आपकी जबान यानी कि टंग यानी कि जीभ के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जीभ जो है वो उसको भोजन की क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, उसको चाहिए टेस्ट बस, और टेस्ट से जो है वो सीधे ब्रेन में सिग्नल देती है कि खाना पीना अच्छा आ गया है। लेकिन इसका शरीर पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। अब जो भी जंक फूड है इसमें ये तीन चीज़ें, हाई शुगर, सॉल्ट और रिफाइंड ऑयल्स, बहुत अधिक मात्रा में होता है। और इन सब में जो है जो चीनी से बने हुए पदार्थ हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है उससे बहुत ज़्यादा शरीर में नुकसान होता है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं वो एक 300 ml की बोतल में करीब 8 चम्मच से ज़्यादा चीनी हो सकती है। जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, खास तौर पे मैंने देखा है जिम में लोग जाते हैं और एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं का एक कैन लेके ज़रूर आते हैं, तो उन एनर्जी ड्रिंक में एक ड्रिंक में 13 से 15 चम्मच चीनी हो सकती है। आइस टी जो बाज़ार में इंस्टेंट आइस टी मिलती है उसका एक अगर 300 ml हम बनाएं तो उसमें कम से कम 5 से 6 चम्मच चीनी हो सकती है। फ्लेवर्ड मिल्क, पहले मैं समझता था कि जो ये फ्लेवर्ड मिल्क बाज़ार में मिलते हैं वो उनको लेना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो एरिएटेड होता है। लेकिन जब मैंने उसकी लेवल पढ़ी तो उनमें भी बाज़ार से जो रेडी टू ईट योगर्ट्स होते हैं या मिल्क होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में चीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। एक कमेंट आया है कि जो यूएस में बहुत ज़्यादा KFC, और ये मैं एक्चुअली किसी रेस्टोरेंट और किसी चेन का नाम इसमें लेना नहीं चाहता हूँ, आप सब होशियार हैं, आप सब जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसी तरह से कई लोग जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते लेकिन फ्रूट जूसेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। ये सोचते हैं कि फ्रूट जूस जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इन फ्रूट जूसेस में फ्रूट्स कम होते हैं और चीनी ज़्यादा होती है। ये इतने ज़्यादा नुकसानदायक हैं कि अगर आप महीने में एक बार भी इनका इस्तेमाल करते हैं तो शोध कहता है कि आप डायबिटीज़ के उतने करीब पहुंच जाते हैं। दूसरा है ये जो चॉकलेट्स आती है बाजार में,
इनमें भी बहुत ज़्यादा चीनी होती है। अगर आप देखें कि ये अमूल की जो डेयरी, कैडबरी, बहुत सारी कंपनीज हैं, इनमें आप देखेंगे कि 5 छोटे पीस अगर आप लेते हैं तो उनमें 3 चम्मच चीनी होती है। अब एक नैरेटिव चलाया गया कि कुछ मीठा हो जाए क्योंकि कैडबरी में चॉकलेट होती है और जो कोको होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जिन्होंने ये कैंपेन चलाया वो खुद मीठा नहीं खाते हैं, बाय द वे। तो जब आप बच्चों को या हम खुद खाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट खाते हैं या बच्चों को देते हैं, तो हम बेसिकली उनको चीनी की एक बहुत 2-3 चम्मच चीनी उनको दे रहे हैं। अब डायबिटीज केयर में एक रिसर्च के अनुसार जो एसएसबी मतलब शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, जिसमें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, फ्रूट जूस हो गए, मैंने जो आपको दिखाया था वो सारे के सारे शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस हैं। तो अगर आप एक दिन से ज़्यादा रोज अगर एक से दो कोल्ड ड्रिंक या ऐसा कुछ लेते हैं तो 33-35% जो है हार्ट अटैक का रिस्क, यानी कि हार्ट ब्लॉकेजेस का रिस्क, 26% रिस्क जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ का, 20% रिस्क मेटाबॉलिक सिंड्रोम का और 85% रिस्क जो है गाउट या हाई यूरिक एसिड का हो जाता है बनस्पति उनके कंपैरिजन में जो लोग महीने में एक बार करीब लेते हैं। तो यहां तक कि महीने में अगर एक बार भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन सब बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और दुर्भाग्यवश आज के जो टीनेजर्स हैं वो एसएसबी जो है वो रोज लेते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि कोचिंग सेंटर्स में बच्चे जाते हैं या स्कूल में ब्रेक होती है, ब्रेक के टाइम पे हर बच्चे के हाथ में जो है एक या तो आइसक्रीम होगी मैंने देखी या कोल्ड ड्रिंक्स देखे। जो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं वो ये स्वीटेंड या फ्लेवर्ड मिल्क ले लेते हैं, लेकिन लेते ज़रूर हैं। तो इस तरह से फास्ट फूड का जो या एसएसबीज जो हैं इनका प्रचलन बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आज के ज़माने में बच्चे और उनके माता पिता ये दोनों को जंक फूड बहुत पसंद है। और क्योंकि ये टेस्टी हैं इसलिए ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इससे क्या नुकसान होगा, ये तो एक स्वाद के लिए अच्छा है, हम कभी कभी अपना स्वाद बदलने के लिए खाते हैं। लेकिन याद रखिए ये प्रोसेस्ड फूड है, ये स्वादिष्ट तो बहुत है लेकिन आपकी हेल्थ के लिए ये डिजास्टर है, क्योंकि इन चीज़ों को फैक्ट्री में इंजीनियर करके बनाया जाता है ताकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो और एडिक्टिव हो, यानी कि उनको आपका मन बार बार खाने को करे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको खरीदें और उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाएं। आपकी हेल्थ से उनको कोई भी लेना देना नहीं है। और इनके जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो बड़े ही मिसलीडिंग होते हैं, जैसे कि ग्रो राइट थिंक ब्राइट, ये एक किसी माल्ट फूड का ऐड है जिसमें बड़े बड़े स्टार्स को वो लोग ले आते हैं और आपको लगता है कि ये इतना बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन या स्टार जो है इसको लेता है तो हमको भी लेना चाहिए। लेकिन याद रखिए गोल्डन रूल कि जिसके ऊपर लिखा गया है कि ये हेल्दी है उसको मान के चलिए कि वो हेल्दी नहीं है। कभी आपने सेब के ऊपर या फल फ्रूट जो बाजार में आपको मंडी में मिलते हैं उनके ऊपर कभी लिखा देखा है कि ये हेल्दी है? बट मॉल्ट फूड या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उनको हेल्थ ड्रिंक के नाम पे बेचा जाता है। अब इनसे प्रॉब्लम क्यों है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले है ये जो आइटम्स आप खाते हैं ये न्यूट्रिशनली बैलेंस नहीं है। कोई भी फूड आइटम या भोज्य खाद्य पदार्थ जो है उसके अंदर प्रोटीन होने चाहिए, फैट होने चाहिए, ऐसे गुड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स गुड कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन और मिनरल्स ये अधिक मात्रा में या बैलेंस मात्रा में होने चाहिए जो एक नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट में आपको मिलते हैं। लेकिन इनमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज होती हैं, चाहे वो फैट से हो चाहे वो चीनी से हो। और उसकी वजह से इस कैलोरी की एक्सेस कैलोरी की वजह से ओबेसिटी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नंबर दो, इस एक्सेस कैलोरी को पचाने के लिए शरीर को एक्स्ट्रा जो है वो विटामिन और मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये खाने से नहीं आते तो हमारे अंदर बॉडी में जो भी रिजर्व्स हैं उनका इस्तेमाल शरीर कर लेता है इस कैलोरी को पचाने के लिए। इसलिए शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा सारा मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है
इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन, इनकी प्रक्रिया बढ़ जाती है। लेकिन उससे भी दुर्भाग्य वाली बात है कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन नेचुरल भी खाते हैं, उनमें भी जो है, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, उनकी वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत घट गया है। एक शोध के अनुसार इस वक्त दुनिया में सब्जियों और फलों में करीब करीब 50 से 80% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं। तो एक तो पहले से जो हम खाते हैं वो कम हो गया है, ऊपर से हम ऐसी चीज खाते हैं जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। नतीजा ये क्या होता है, हमारी बॉडी को डबल मार पड़ती है। एक तो रिक्वायरमेंट बढ़ गई, और दूसरा जो हम खा रहे हैं उसमें भी उतना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, और इसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो एकदम गड़बड़ा जाता है। लेकिन हमारा शरीर एक अजूबा है, इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, रिजर्व कैपेसिटी है, कम में भी अपना काम चला लेता है। किसी तरह से शरीर अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करता है। इसलिए जो यहाँ पे प्रैक्टिस में हैं वो इस बात से मानेंगे कि आज जो है विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि और विटामिन की कमी नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम इन विटामिन की जांच ज़्यादा करते हैं। कल अगर हम दूसरे विटामिन और मिनरल्स की जांच करेंगे तो हमें उनमें उनकी भी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। अब इन अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स के बढ़ते हुए प्रचलन के कारण आज दुनिया भर में बच्चों में भी ओबेसिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और बहुत सी बीमारियों का प्रकोप बहुत जल्दी बढ़ गया है। तो इसलिए अगर आप जब भी इन चीज़ों को खरीदते हैं तो याद रखिए, आप इन कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, इन कंपनियों की जेब मोटी कर रहे हैं। और कीमत कौन सी है? आपका एक पैसा है, नंबर 2 आपकी हेल्थ है, आपका स्वास्थ्य है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनका कंजप्शन जितना कम हो सके, अगर ना हो सके तो बहुत ही अच्छा है। अब एक सवाल ये उठता है कि अक्सर एक सवाल उठाया जाता है कि बच्चों में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, और इसी स्ट्रेस की वजह से जो है बच्चों में ये बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि जो आज के ज़माने में इसका जो ये जितने भी बीमारियां हैं एनसीडीज़, इनमें इनका एक मुख्य कारण स्ट्रेस बढ़ गया है। लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। क्या जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, क्या उनके ज़माने में जब वो बच्चे थे कम स्ट्रेस था? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, पढ़ाई का स्ट्रेस था, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होती थी। कई बार तो लोग घरों में लाइट नहीं होती थी, इन्वर्टर्स नहीं थे, मोमबत्ती में पढ़ना पड़ता था, 10-10 किलोमीटर साइकिल चला के जो है कॉलेज जाना पड़ता था। तो आज का जो ज़माना है वो तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आज के ज़माने में हम सबसे बढ़िया समय में रह रहे हैं, इस इतिहास के सबसे अच्छे समय में रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ का कंफर्ट है, खाना पीना सब कुछ हमारे पास है। हमारे शरीर में कोई स्ट्रेस नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे शरीर की जो स्ट्रेस की जो रिस्पॉन्ड करने की जो ताकत है, उसका सामना करने की ताकत है, वो बहुत कम हो गई है। और ये क्यों कम हुई है? क्योंकि हमारे भोजन में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो गई है। मैंने 1950 के एक लेखक थे, लेखिका हैं, जिनका नाम है डॉक्टर एडलेड डेविस। आप इनकी किताब ज़रूर पढ़िएगा। उन्होंने उस समय लिखा था यूएस में कि आने वाले समय में आप देखेंगे, उन्होंने ये भविष्यवाणी अपनी किताब में करी कि आने वाले समय में जितने मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। वाकई में ऐसा हो रहा है। उन्होंने लिखा था कि हार्ट डिजीजेज, डायबिटीज़, इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उन यूएस का जो भोजन था उस समय भी उन्होंने पाया कि जो डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं, सब ऑप्टिमल डेफिशिएंसीज हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रचलन है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ये बात जो है सब के सब सच हो रही हैं। अब जब स्ट्रेस ईटिंग की बात यहाँ पे वेबाली ने उठाई है कि जब स्ट्रेस हो तो लोग खाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जब होता है तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, क्योंकि ये डोपामीन सीधे रिलीज करती हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड की, उसके वजह से हमें अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा एक एक हमें अच्छा लगता है और एक सुकून जो है महसूस होता है। इसलिए जब स्ट्रेस्ड आदमी होता है तो ये और खाता है, और खाता है तो शरीर पे और लोड पड़ता है विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी का।
इसलिए ये एक विशियस साइकिल है, एक कुचक्र बन जाता है। अब एक डॉक्टर रॉबर्ट लफ्किन है, उन्होंने एक बात कही कि उन्होंने कहा इस जो ये जंक फूड है, इसकी वजह से जो मौतें हो रही हैं उसको हमको कहना चाहिए कि ये जो मौतें हैं उनको हम नॉर्मल मौतें नहीं करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए जंक फूड जीनोसाइड, यानी कि जंक फूड से होने वाला नरसंहार। क्योंकि जंक फूड्स में शुगर है, वाइट फ्लोर है, साल्ट है, रिफाइंड ऑयल है, वनस्पति घी है, प्रिजर्वेटिव हैं, जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज की जितनी भी समस्याएं हैं वो इनके कारण बहुत बढ़ गई हैं। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम अपने आप को इस जंक फूड जीनोसाइड से बचा के रखें। इन चीज़ों को आप या जंक फूड्स को आप ना कहें कहें या अगर क्या करें कंट्रोलर नहीं होता है तो कभी कभार ही इसका इस्तेमाल करें। अपने बच्चों को भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करने दें, पर उसके लिए पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को सबसे पहला कंट्रोल अपने आप पे करना होगा। अब ये तो बात होगी अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स की, जो हम या बच्चे बाजार से खरीद के खाते हैं। लेकिन हमारे घर में भी ऐसे जो हैं बहुत सारे स्लो पॉइजन्स हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आपके घर में इन जो स्लो पॉइजन्स कौन कौन से हैं, कृपया करके ज़रा अगर आप लिख सकते हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। कृपया करके लिखें, हमारे पास 15-20 सेकंड का टाइम है। टोमेटो केचप विबाली लिखती है, बिल्कुल सही बात। या प्लीज राइट डाउन, आपके घर में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। विबाली ने 2 प्रोडक्ट लिखे, एक सनफ्लावर ऑयल और केचप। ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जो हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेयोनीज, तीर्थंकर घोष जी लिखते हैं, विपिन कुमार जी लिखते हैं मैकेन प्रोडक्ट्स। अब हम खुद देखते हैं कि हाउस होल्ड फूड्स जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट है और जिन्हें हम समझते हैं कि हेल्दी है। अब आज के जो खास तौर पे हायर कुकीज़ एंड बिस्किट्स, यस, हायर जो आजकल में इनफैक्ट मिडिल क्लास में भी ये सब चीज़ें बहुत ही आम हो गई हैं। जैसे सुबह सुबह बच्चों को ब्रेकफास्ट में हम जब ब्रेड जैम देते हैं तो उसका क्या असर होता है आप खुद आज देखेंगे। 1 टेबल स्पून यानी कि बड़ा चम्मच अगर हम जैम का लेते हैं तो उसमें करीब 2 चम्मच चीनी होती है, और 1 स्लाइस ब्रेड अगर हम लेते हैं तो उसमें 2 से 4 चम्मच चीनी होती है। तो इसका मतलब अगर आपने बच्चे को 2 स्लाइस दिए, उसके अंदर लगा दी, तो आपने करीब 10 चम्मच चीनी बच्चे को उसी वक्त खिला दी। तो जिस घरों में सुबह सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वह ब्रेड बटर जाम होता है, याद रखिए ऐसे बच्चों को जल्द ही इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन होगा और वो इन बीमारियों की लाइन में लग जाएंगे। आपका जो ब्रेकफास्ट है वो प्रोटीन रिच होना चाहिए, शुगर रिच बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मिथ है कि अगर हम शुगर नहीं खाएंगे तो हमको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ये बहुत ही एक गलत बात है। हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो प्रोटीन रिच होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बच्चे का ब्रेकफास्ट में सुबह बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रोटीन है तो दोपहर तक उसको बिल्कुल भूख ही नहीं लगेगी। उसके बाद घर में जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, बिस्किट हो गया, और ये हमारे जो खाते हैं कुलचे छोले, उसमें भी बहुत ज़्यादा मैदा है। इन सब चीज़ों से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। अब केचप है, टोमेटो केचप है, 1 बड़े चम्मच यानी टेबल स्पून फुल में करीब करीब 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच चीनी होती है। तो अगर आप सैंडविच बनाते हैं और उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाते हैं तो एक सैंडविच में करीब करीब 10 से 12 ग्राम चीनी ऑटोमेटिकली आ जाती है। बच्चों को जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स है वो बहुत पसंद है।
लेकिन जितने भी ये ब्रेकफास्ट सीरियल हैं, इनमें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में चीनी होती है। अब हमने एक चोको मल्टीग्रेन चोकोस का एक फूड लेबल देखा था एक कंपनी का। इसमें मैंने पाया कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में चीनी, एक सर्विंग अगर है, मतलब 30 ग्राम का एक सर्विंग वो बोलते हैं, तो हर सर्विंग में करीब करीब 2 चम्मच चीनी है। भले ही इस प्रोडक्ट की जो एडवर्टीजमेंट्स है वो बताया जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, हमें जो है बहुत ज़्यादा इसमें विटामिन्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल कंपोनेंट है वो हमको छुपाया जाता है, और जो इसमें बताया जाता है कि इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा है, वो इस प्रोडक्ट में प्रोटीन नहीं है। वो जब आप दूध में डाल के खाते हैं तो वो दूध का प्रोटीन जो है इसमें रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स जो हैं वो हमको दिए जाते हैं, जिसके लिए आप सबको या हम सबको बहुत ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। अब अगली जो कैटेगरी बच्चों को हम देते हैं वो माल्ट फूड्स हैं, जैसे कि बॉर्नवीटा हो गया, हॉर्लिक्स। आज इनके इन चार का नाम इसलिए यहाँ आ रहा है कि वो फोटोग्राफ्स हैं और ये बहुत फेमस ब्रांड्स हैं। अदरवाइज देश में हज़ारों ब्रांड्स आजकल खुल गई हैं जो माल्ट फूड बना के बेचती है। अब माल्ट फूड्स क्या है एक्चुअली, आप देखेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें आप देखेंगे कि 3 चम्मच 20 ग्राम का एक सर्विंग है, और उसमें करीब करीब हर ग्राम में जो एक सर्विंग है 20 ग्राम की, यानी कि 3 छोटे चम्मच एक की एक सर्विंग, और हर सर्विंग में 3 चम्मच चीनी यहाँ पे आपको करीब करीब मिल जाएगी। तो जब आप इनको खरीदते हैं तो बेसिकली आप बहुत ही महंगे दामों में चीनी खरीद रहे हैं और बच्चे को चीनी दे रहे हैं। अब शुरू से बच्चे को दूध देने की जो आदत है वो बहुत अच्छी है, बच्चों को दूध लेना चाहिए, लेकिन इस दूध में भी पंगा है। इस दूध में 1 चम्मच चीनी डाल दी जाती है, इसको मीठा बना दिया जाता है, या इसमें हॉर्लिक्स डाल देंगे, डालें। उसके बाद आजकल जो दूध है, हम क्रीम निकाला हुआ दूध बच्चों को देते हैं, ये हमें बताया गया है, जो अपने आप में एक बहुत ही हानिकारक प्रैक्टिस है, क्योंकि जब आप दूध से क्रीम निकाल देते हैं तो उसका जो हेल्दी फैट्स हैं वो कम हो जाते हैं और शुगर का जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है। और उसके बाद आप उसमें 1-2 चम्मच चीनी अगर और डालते हैं तो वो जो है एक बहुत ज़्यादा चीनी वाला प्रोडक्ट बन जाता है। कई लोग बहुत मीठी चाय पीते हैं, बच्चों को भी, जब पेरेंट्स मीठी चाय पीते हैं तो बच्चों को भी मीठी चाय पीने की आदत लग जाती है। और ये रिफ्रेशिंग जो शरबत बनते हैं हमारे गर्मियों में, इनमें भी बहुत अधिक मात्रा में चीनी होती है, याद रखिए। अब जो ये रूह अफ़ज़ा और ये बहुत सारे जो शरबत हैं, उसमें 1 टेबलस्पून का अगर इनका सर्विंग है तो 3 से 4 चम्मच चीनी हर एक में होती है। अब डब्ल्यूएचओ ने ये कहा कि अडल्ट मेल को या वयस्क को करीब 9 चम्मच चीनी से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, या 45 ग्राम चीनी से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और महिला को जो है 6 चम्मच से चीनी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए एक दिन में, और बच्चों को इससे कम 6 चम्मच मान के चलिए। लेकिन लेकिन मेरे विचार से ये रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा है। डब्ल्यूएचओ धीरे धीरे करके कम कर रहा है। पहले वो लोग मानने को तैयार नहीं थे कि चीनी जो है वह खराब है, खतरनाक है, लेकिन अब जो है थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपना स्टैंड बदला है। तो ये फिर भी हो सकता है कि शुगर कंपनीज के दबाव में या फूड कंपनीज के दबाव में उन्होंने बहुत कम उसको नहीं किया है, फिर भी कम किया है। और मेरे विचार से ये रिकमेंडेशन आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। हमें जो है 3 से 4 चम्मच से ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे वो चाय हो, चाहे और बहुत सारे ड्रिंक्स हो। कुल मिलाकर दिन का टोटल कोटा 3 से 4 चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अब आप, कई लोग बोलते हैं कि हम बच्चों को दें क्या। अब आप बोल रहे हैं चिप्स मत खाओ और वो बहुत सारे पैटीज वगैरह मत खाओ। तो बच्चों को आपको हमारे जो पारंपरिक जो स्नैक्स हैं, जैसे भुने हुए चने, भुने हुए मूंगफली, उनको दे सकते हैं। बाजार में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो तेल में नहीं डले जाते, जो रोस्टेड होते हैं लेकिन बहुत ही हेल्दी होते हैं। होल ग्रेन हो, जिन्हें हम बोलते हैं होल ग्रेन सीरियल। या बच्चों में इस बात की आदत डालें कि फ्रूट जूस से अच्छा जो है वो फ्रूट है। फ्रूट जो है उसमें आप इन चीज़ों के इस्तेमाल से बच्चों को प्रोटीन्स भी मिलेंगे, हेल्दी फैट्स भी मिलेंगे,
हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, विटामिन और मिनरल्स भी इनको प्राप्त होंगे। अब जो अगला हमारे घर में जो एक पॉइजन है, बहुत बड़ा पॉइजन है, वो है रिफाइंड ऑयल्स। चाहे वो सनफ्लावर हो, चाहे सोयाबीन हो, कॉटन सीड हो, सैफफ्लावर हो, कॉर्न ऑयल हो, राइस ब्रान ऑयल हो, जिसका प्रोडक्ट बार बार एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसमें ओरिजिनॉल है जो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल घटाता है। ग्रेप सीड ऑयल, बहुत सारे जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं, यहां तक कि रिफाइंड ओलिव ऑयल भी, याद रखें ओलिव ऑयल, ये सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, इनके इस्तेमाल से विपिन कुमार जी मैंने नोट कर लिया है, मैं आपका जवाब दूंगा उसको। इनके इस्तेमाल से शरीर में इन्फ्लेमेशन बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है कि सनफ्लावर ऑयल इज मेकिंग अस सिक, उसमें मैंने बताया है कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी ऑयल जो है इस वक्त जो हम हर घर में यूज़ करते हैं वो है सनफ्लावर ऑयल, और सबसे अच्छा है मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल। अब कोकोनट ऑयल जो साउथ इंडिया में यूज होता था, उन्होंने भी इसको कोकोनट ऑयल को छोड़ दिया और सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आज देश में बहुत ज़्यादा ये सारी बीमारियां आ रही हैं। और एक डॉक्टर क्रिस नोप करके हैं, उन्होंने तो एक पूरा एक प्रेजेंटेशन आपको इंटरनेट में मिल जाएगी, जिसमें उन्होंने इस डाटा को कोलेट किया है कि पिछले 50-100 सालों में किस हिसाब से रिफाइंड ऑयल का जो प्रयोग है वो बढ़ा है, तो कैसे ये बीमारियां भी उसी हिसाब से बढ़ी हैं। इसलिए अपने घर से रिफाइंड ऑयल्स को कीजिए बाय बाय। मेयोनीज, इसमें शुगर है, रिफाइंड ऑयल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स है, तो हम बच्चों को मेयोनी लगा के जो सैंडविच खिलाते हैं रोज रोज, हम एक तरह से उनको स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हमें अपने बच्चों को इन बीमारियों से बचाना है तो सबसे पहला काम करना होगा कि खुद को संयम करने की आदत आनी चाहिए, खुद इन चीज़ों का प्रयोग बंद करना पड़ेगा, और बच्चों को भी इन चीज़ों के प्रयोग के बारे में समझाकर राजी करना होगा कि ये चीज़ें उनके टेस्ट के लिए भले ही अच्छी हों लेकिन उनकी सेहत के लिए बहुत खराब हैं। अगर हम फिर भी नहीं मानते कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा या हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तो हम एक शुतुरमुर्ग की तरह बिहेव कर रहे हैं जो तूफान आने पे अपना सर रेत के अंदर डाल देता है। इसलिए ज़्यादा चीनी वाले, मैदा वाले, रिफाइंड ऑयल वाले और बनस प्रिजर्वेटिव जो भी हैं, उनका इस्तेमाल हमें बहुत कम से कम करना है। याद रखिए, कोई ऐसी मैजिक बुलेट नहीं है जो हमको हेल्दी कर सके। इसके लिए हमें बहुत ही संयम वाला जीवन जीना पड़ेगा। मैं ज्यों ज्यों न्यूट्रिशन के संसार में गोता लगा रहा हूँ, तो मुझे अपने जो हमारे सांस्कृतिक जो विचार थे, पुराने विचार थे, उनकी सत्यता के बारे में, उनकी प्रामाणिकता के बारे में और आश्चर्य होता है कि वो कितना प्रामाणिक बातें वो कहते थे, कितनी सही बात हमारे पूर्वज कह के गए हैं कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखो। और अब हम देख रहे हैं कि जब पूरी दुनिया डोपामिन वाला प्लेजर या खुशी के तलाश में नई नई चीज़ें तलाश रही है, नई नई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, उन सब का हमारे सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मुझे बहुत ही ताजुब है कि हम सब अपनी पुरानी सांस्कृतिक विरासत को भूल के हमने वेस्ट को एक ब्लाइंडली अंधाधुंध आंख बंद करके कॉपी किया, और जो तकलीफें उन्होंने झेली थी वो आज हम झेल रहे हैं। तो आपने आज का ये वेबिनार में हिस्सा लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब अगर आपके कोई सवाल जवाब हो तो मैं उसका जवाब देना अवश्य पसंद करूंगा। एक सवाल आया है विपिन कुमार जी ने, उन्होंने कहा है कि फ्रेश शुगर केन जूस, ठीक है मैम, आप उमा मैम आपसे भी मैं पूछता हूँ, आप भी पूछेंगे कि फ्रेश शुगर केन जूस का क्या कहना है। दो चीज़ बात है कि फ्रेश शुगर केन जूस जो है, हालांकि मैं ये जो फ्रूट जूसेस हैं उनके बारे में पसंद नहीं करूंगा, आप ना लें तो अच्छा है, लेकिन शुगर केन जो फ्रेश जूस है वो चीनी के मुकाबले थोड़ा बहुत बेहतर है, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो शुगर की मात्रा एक तो क्या कहते हैं नेचुरल फॉर्म में है, शुगर की मात्रा बहुत कम है, तो शुगर केन जूस कभी कभार लिया जा सकता है।
वो उतना डेंजरस नहीं है जितना कि चीनी का घोल जो हम पीते हैं। फिर एक सवाल है, हाँ मैडम वासुदेव मैम, एक मिनट में आपका पहले आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, अगर, या मैं आप सबके माइक ऑन कर देता हूँ पहले। माइक, मैम आप अपना सवाल जो है वो कमेंट बॉक्स में अगर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं समाव माइक ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके, या अब आप अपना माइक ऑन करके सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। सो शुगर केन जूस स्लाइटली बेटर बट नॉट द बेस्ट अल्टरनेटिव। सिमिलरली एक ने पूछा है मुझसे कि ब्रेड का अल्टरनेटिव क्या है। सो ब्रेड जो आज हम खा रहे हैं वो एक हाईली प्रोसेस्ड ब्रेड है, इसलिए सबसे अच्छा अल्टरनेटिव ब्रेड का है कि अगर आदमी होल व्हीट ब्रेड घर में बनाए, क्योंकि जो मार्केट में जो होल व्हीट बनती है वो कहने भर की है होल व्हीट, उसमें मैदा का प्रोपोर्शन, चीनी का प्रोपोर्शन और प्रिजर्वेटिव का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर होल ग्रेन व्हीट आटे से अगर ब्रेड बनाई जाए तब आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि उसमें बिल्कुल वो एक नेचुरल ब्रेड होगी, रोटी जैसी ही होगी। अब एक सवाल पूछा विवाली ने, ब्राउन ब्रेड नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उसमें वो कैरामलाइज्ड ब्रेड के जो आटा बनता है, जो भी डॉ बनता है, उसमें कैरामलाइज्ड क्या कहते हैं शुगर डाल दी जाती है, जिससे उसका कलर ब्राउन हो जाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं ब्राउन ब्रेड। अदरवाइज ओरिजिनल जो ब्राउन ब्रेड थी वो होल ग्रेन व्हीट से बनती थी, जो पॉसिबल नहीं है कमर्शियली बनाना, क्योंकि वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। या हूँ मैम? I just wanted I had two questions. First thing is about if you are not having bread, brown bread or multigrain bread, they all contain sugar and salt and atta. Can upma or pohe or sagudana khichdi can be lighter or better if we cannot make bread at home? Yeah, it will be difficult to make bread at home. So your question is that कि साबूदाना खिचड़ी will be okay? Yes, it is better than Then, bread. There's no doubt. pohe, Yeah, upma. poha upma will be better. Now this suji. Upma is from suji. Yes, Suji is basically maida only. I agree. It is highly refined flour. So dalia will be better. Number one. Dalia, whole Dalia. wheat dalia. Porridge will be But much better. Wheat porridge. And instead of sugar, if you can give him that salty, add yes, dal into that, it with is the best vegetables, we breakfast. make dalia with all vegetables. Vegetables, pulses, because as you are Pulses. aware, when we mix cereals are incomplete proteins, and if we have to include some amount of pulses, the ratio should be around 1:3. So 3 parts cereal, We 1 part using chilas, like we chilas. make chilas with Yeah, three yeah, parts chila, dal बिल्कुल and one बिल्कुल, part rice. yes We yes make yes, chilas with lots of vegetables. I think बिल्कुल, it's quite a healthy. yes ma'am, like dosa, Dosa I is, say dosa is the best, because it has got rice, it has got rice, it has got urad ki dal, so it's a yes. good combination protein wise. What about besan? What Besan is about also besan same, chilas? it's dal only. So Besan chila or besan dhokla yes ma'am, is. yes. Hmm? Yes, Acha. Secondly, about oils. That what about canola oil? as I show you that slide, It's again all it's refined equally oil, bad. huh? Acha. Secondly, about extra virgin oil and the other olive oil. I'll tell Now you. I See spend a what lot of happens. time abroad. Extra virgin oil is something like kachi ghani oil. Okay. It's It's very difficult to get a genuine extra virgin oil even in US. What to talk about India? Number one. because when most of the time at least we spend 3 to 4 months, sometimes 5 months abroad, and we are recently leaving on 13th. So my worry was only this, that at home they use olive oil for cooking and extra virgin for salads and all that, but I use mustard oil.
Yes. So, So so what I happens? use only mustard oil, That's and correct. That's correct. In fact, uh, mustard oil is the best oil as far as health is concerned. But thank you. there's one video, ma'am, oils and lipids, and then I have gone videos. through that video. So they Yes, I gives have you a gone good through. insight. They Hmm. gives you What give you. about tail oil, sesame oil, See, if it is cold pressed, then it is cold okay, pressed? some Cold amount, because pressed. we as a part of Indian culture we have been using mustard oil most, but sesame oil, groundnut oil, cold press oil is okay. They should be cold pressed. Cold press, because refining process itself, it turns out a healthy product into a dangerous product. Or one has said very nicely कि refining makes a oil colorless, odorless, tasteless and useless. Then even coconut oil should be cold pressed. Cold press will be best. Thank you. Thank you very much. ना एक सवाल विपत जी ने पूछा है कि गुड़ या एक सर्डो ब्रेड पे क्वेश्चन पूछा गया है, और एक जैगरी बेटर देन शुगर. ऑफ कोर्स जैगरी विल बी स्लाइटली लेस. सी, आप जैगरी खाइए, आप शुगर खाइए, आप क्या कहते हैं पाम शुगर खाइए, आप जितनी डेढ़ शुगर खाइए, और आप और कौन सी जितनी शुगर है, खंड खाइए, जो भी खाइए, लेकिन उस लिमिट के अंदर. ये नहीं है कि शुगर को मैंने बोला 3 से 4 चम्मच, तो मैं गुड़ जितना मर्जी खा लूँ, उससे चाहे जितनी मर्जी कर लूँ. नहीं, आज की डेट में अवर शुगर इंटेक हैज़ टू रिड्यूस, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन. आज की डेट में ये कॉम्बिनेशन है तेल शुगर. इनकी वजह से हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन या सूजन और इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. तो अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट खाते हैं तो स्पाइक थोड़ा कम होगी. अब सर्डो ब्रेड मेरे ख्याल से वो फर्मेंटेड ब्रेड होती है. एम आई राइट सर? Fermented bread will be better provided it is a whole atta bread. It is not made up of maida, Okay, which is not possible, I think. okay, So this is the main thing. Anything like, even if you see lot of market products are say that it is free from added sugar, but they have different type of sugars. They will say natural sugar, agave sugar, honey sugar, and so there are 108, 8 or 10 names for the sugar. Similarly, if you see those ad label, then you will know the correct amount. They'll say कि okay, it is made up of whole atta, but then nutrition label will show you that whole atta is इतना percent, मैदा is इतना percent. So that is the thing. Thank you. Can I, Yes, ma'am. Doctor, can I ask one more question? Yes, The ma'am. linseed oil, alsi ka tel, how is it? अलसी Should का be तेल good. कभी भी कुकिंग के लिए इस्तेमाल मत करना. अच्छा, बिकॉज ठीक है. ऑयल जो भी आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, उसमें उसका एक स्मोक पॉइंट होता है मैम. तो जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स है उनका स्मोक पॉइंट काफ़ी कम होता है, एक्सेप्ट फॉर मस्टर्ड ऑयल. जो अनसैचुरेटेड ऑयल्स हैं आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट अबाउट कोकोनट. सो इफ़ यू ईट अलसी ऑयल, इट हैज़ गॉट अ वेरी लो, इट कितना 100 डिग्री, 70-80 डिग्री से भी कम है, तो वो खराब हो जाता है. वंस द स्मोक ऑयल स्मोक पॉइंट इज अचीव्ड, देन व्हाट हैपेंस, देयर लॉट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड अदर कंपाउंड्स आर formed because of the oxidation, then it is not good. It's the It's not good for, yes. हाँ, But otherwise, आपको अलसी का तेल लेना है तो आप कच्चा आप सलाद में डाल दीजिए, जैसे आप एक्स्ट्रा वर्जिन डालते हैं, ठीक है. आप एक चम्मच लेके पी जाइए अगर पी सकते हैं तो. I agree. Thank you, Ji. Thank you very थैंक यू much. मैम. या स्टीविया. सी, स्टीविया जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, आई नॉट ओनली स्टीविया, आई एम जस्ट कवर द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. नाउ आवर ब्रेन is programmed. When there is sweetness, that means there is energy. Now what happens when we give artificial sweetness? Brain doesn't get that amount of energy as that it should get. So brain says कि कुछ तो गड़बड़ है. So there will be more craving for sweets. So research has proven that those people who take these artificial sweetener, they eat more after that. So the whole purpose of artificial sweetener is defeated. Number one. Now स्टीविया को बहुत ज़्यादा अभी दिखाया जा रहा है कि बहुत सेफ है, लेकिन
इससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी. वंस इन अ वाइल इट्स ओके. See, I am not talking that you should not take, but what I am trying to say, daily use of stevia will be dangerous even for diabetes. All those diabetic people who take artificial sweeteners, they will aggravate their diabetes. Their weight may decrease because of the calorie intake, but eventually the body will cope up. In some other webinar, we'll have a webinar on obesity. Then you will see how body reacts to the low calorie inputs in the to it. तो उस हिसाब से स्टीविया हो, एस्पर्टाइम हो, कितने भी जो होंगे, इवन एल्यूलोज शुगर रहता है, उसमें भी जो है ऐसा ही हाल है. या उमा मैम, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक अगर I आप want to अच्छा, ask ओके. one more question. What about ragi, chila, Yes, yes. or jwar, बिल्कुल बिल्कुल, गो or अहेड. amaranth, Go ahead. cholai ka atta? Amaranth is very good. Anything, ma'am, anything which is naturally with minimal processing, Yes. that is okay. And how's moringa helpful? I'm consuming a lot of moringa, It's okay. and If you can tolerate it, well, good no, enough. we tolerate it very well. But Actually, it is in fact, excellent I think even you in. are from South India, na ma'am? No. I'm very much from Chandigarh. अच्छा, okay. I'm So, not Vasudevan. अच्छा अच्छा, okay, sorry. I was So, born in Patiala, and my husband is from Hoshiarpur. okay. So, in South India, the moringa powder is a very routine thing. They add some jeera powder and some salt and then Yes. sprinkle it over salad and everything. Actually, atta we make very little, just one fourth is gehu ka atta. The rest is chana ka atta, jowar ka atta, or ragi. And one thing at a time, and with a handful of moringa leaves, crushed moringa That's leaves, fairly okay, ma'am. That's good, in fact. and Moringa it's leaf is doing a supposed lot to of be good. bitter, And but we use. North Indians, we don't have that taste developed in our tongue for the moringa, so it becomes slightly bitter and No, when we dry moringa leaves yeah, in shade, they are excellent. And moringa leaves and curry pattas dried curry together, patta. Yes, ma'am. Okay. and I find them very, very nutritious, very healthy. In fact, we have smoothie in the morning, Okay. and that smoothie contains celery, lettuce leaves, and it contains nuts and seeds, mostly vegetables, like we saw beetroot, and half a banana or a green apple and बहुत green बढ़िया, apple. बहुत बढ़िया, ma'am. And I think it's doing wonders. That's great. I think we can copy your recipe. You can put that thing in your in the group also. I will. Thank you so much. Thank तो you. Thank अगर you very much, आप Doctor. थैंक यू सो मच. अगर आपका कोई सवाल ना Thanks हो, a lot. It's been a great experience, थैंक and we यू look मैम. forward to many more. ओके, अगर आप लोगों का कोई आगे सवाल ना हो तो आज का हम ये कार्यक्रम No. समाप्त करते हैं. Thank you very much. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आप सब ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने विचार आपके सामने रख सकूं. उम्मीद करता हूं कि आज का जो वेबिनार है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल या लाभप्रद होगा. आप जो लोगों ने अभी, आप एक रिक्वेस्ट और है कि आप अपने साथियों को भी पोषण शिक्षा कम्युनिटी में शामिल करवा सकते हैं, जिससे मैं चाहता हूं कि हमारी ये जो कम्युनिटी है ये थोड़ा और तरक्की करे, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें. ये आंदोलन जो है वो एक बड़ा आंदोलन का रूप ले ले, और इस सब में आप सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है. तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.